everyone, welcome to the Literature Academy. Now this channel is dedicated to making English language and literature simple, engaging and enjoyable. Okay, here you will find lessons on English language, English literature, English honors, spoken English, along with detailed explanations of novels, poems, essays, grammar topics, literary theories and exam oriented topics. Okay, and I also provide quality notes, study strategies and exam tips to help you succeed. And I also offers personalized one-on-one tuitions for spoken English, English language, English literature, English honors and all novels, poems, essays and other English related topics. Okay, so every class will be tailored according to your learning style and academic goals, ensuring that a personalized and effective learning experience is given to you. Okay, and to know about the tuitions you can DM me on Instagram. So today's topic is Crossing the Bar by Alfred Lord Tennyson. So today we are going to deal with this poem. Okay, so let's move forward. Wait. So about the poem. Yes, so this poem Crossing the Bar, it was composed by Alfred Lord Tennyson or written by Alfred Lord Tennyson in the year 1889. ठीक है, this poem was written in the year 1889. So it was written when Tennyson was almost 80 years old. ठीक है, इस पोम को जो है ज़्यादातर लोग व्यू करते हैं एज टेनिसन्स रिफ्लेक्शन ऑन अप्रोचिंग डेथ एंड आफ्टर लाइफ. ठीक है, so here Tennyson doesn't present death as something frightening or sorrowful. ठीक है, यहाँ पे वो डेथ को इमेजिन करते हैं एज अ क्वाइट वोयज मानी कि सी जर्नी जैसे अक्रॉस द सी रादर देन समथिंग फ्राइटनिंग. ठीक है, यहाँ पे वो डेथ को कुछ भी ऐसे टेरिफाइंग या फिर फ्राइटनिंग नहीं प्रेजेंट करते, यानी कि डेथ को एक डरावने वे में प्रेजेंट नहीं करके बहुत ही पीसफुल और सूदिंग वे में इन्होंने इस पोएम को डेथ में प्रेजेंट किया है. ठीक है, जैसे कि आप देख लो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द पोम्स मूड इज़ पीसफुल, होपफुल एंड स्पिरिचुअल. सो बिल्कुल आपको पोम का टोन, जब आप पोम का मूड देखोगे, पोएम पढ़ोगे, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि हाँ बहुत ही सॉफ्ट मैनर में, पीसफुल मैनर में डेथ को डिस्क्राइब किया है पोएट ने. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो वेट, हाँ, द मीनिंग ऑफ द बार. सो जब हम क्रॉसिंग द बार की बात करते हैं तो टाइटल में जो आप बार देख रहे हो, ठीक है, मीनिंग ऑफ द बार, ये जो टाइटल है क्रॉसिंग द बार, वहाँ पे बार का क्या मतलब है. बार जो है वो एक सैंड बार है. ठीक है, उसका लिटरली मतलब है एक सैंड बार जो है शोर को सी से अलग करता है. ठीक है, जो कि आपके हार्बर को ओपन सी से दूर रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग द बार का मतलब है कि क्रॉस करना एक बैरियर. ये बैरियर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ एंड डेथ. जब पोएट क्रॉस करेंगे ये सैंड बार, सो ही विल मूव टूवर्ड्स हिज डेथ. तो ये जो बार है इट शोज़ बाउंड्री बिटवीन अर्थली लाइफ एंड आफ्टर लाइफ. ठीक है, सो बार जो है, क्रॉसिंग द बार जो टाइटल है वो एक मेटाफर बन जाता है, एक कंपैरिजन बन जाता है डेथ के लिए और सोल की फाइनल जर्नी के लिए. बेसिकली जो टाइटल है वो ट्रांजिशन दिखाता है फ्रॉम लाइफ टू डेथ एंड देन कमिंग टूवर्ड्स द आफ्टर लाइफ. ठीक है, सो लाइक दैट ये टाइटल का सिग्निफिकेंस जो है इस पोम में बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पेपर देने जा रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी पेपर की, सब्जेक्टिव पेपर की मैं बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ बी रेडी विद द क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्रॉसिंग द बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द पोएट अ लिटिल. पोएट का फुल नेम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इनका टाइम पीरियड है इनका टाइम पीरियड है 1809 to 1892. ही वॉज अ पोएट ऑफ विक्टोरियन पीरियड. ये पोएट लॉरिएट भी थे ब्रिटेन के. ठीक है, लेट मी इरेज सो आपको दिख जाए. ये पोएट लॉरिएट भी थे ब्रिटेन के.
एंड ऑल्सो इनकी पोइट्री को एडमायर किया जाता है या फिर आप बोल सकते हो पसंद किया जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री में म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, विविड इमेजरी होती है, बहुत सारी इमेजेस से भरी होती है इनकी पोइट्री, इमोशनल इंटेंसिटी होती है एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन होता है, वन मिनट, और थॉटफुल एक्सप्लोरेशन होता है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, काफ़ी सारी पोएम्स में जो इनके थीम्स रहते हैं वो रहते हैं मॉर्टैलिटी, ग्रीफ, फेथ, लव, नेचर एंड द सर्च फॉर पर्पस इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक छोटा सा बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है कि वो विक्टोरियन एज से थे, पोएट लॉरिएट थे ब्रिटेन के फॉर मैनी ईयर्स। उनकी पोइट्री जानी जाती है म्यूज़िकल लैंग्वेज, विविड इमेजरी और इमोशनल डेप्थ के लिए। और जो थीम्स इनकी पोएम्स एक्सप्लोर करती हैं वो है मॉर्टैलिटी, ग्रीफ, फेथ, लव, नेचर एंड द सर्च फॉर पर्पस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज now I'll be explaining the poem and we have come to the explanation of the poem. ठीक है, so poem begin होती है stanza 1 से। Let's read stanza 1. Sunset and evening star and one clear call for me. I'm taking these two lines first. Sunset and evening star and one clear call for me. तो पहले से यहाँ पे नोट कर लो, setting of the poem is sunset, इवनिंग स्टार। ठीक है, सेटिंग में अभी टाइम की बात हो रही है कि सनसेट है और इवनिंग स्टार विजिबल है। इवनिंग स्टार यहाँ पे क्या होता है, इवनिंग स्टार की जब मैं बात कर रही हूँ तो इट मीन्स वीनस स्टार की बात हो रही है। ओके, सो या लेट्स कम बैक टू इट। सो ओपनिंग स्टैंजा जो है टेनिसन प्रेजेंट करें एक बहुत ही सॉफ्ट और क्वाइट सेटिंग सनसेट की एंड ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ इवनिंग स्टार। अब ये दोनों ही चीज़ें सनसेट और इवनिंग स्टार सजेस्ट करते हैं क्या कि पोएट जो है अपने लाइफ के ऑलमोस्ट एंड में आने वाले। एक चीज़ तो कि पोएट या स्पीकर जो है पहले से ही अपनी ओल्ड एज में है एंड नाउ उनकी लाइफ जो है उसकी एंड की तरफ जा रही है। ठीक है, हिज लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। तो सनसेट और इवनिंग स्टार ये सिम्बलाइज करते हैं दैट हिज लाइफ कमिंग टू एन एंड, बेसिकली अप्रोचिंग डेथ सिम्बलाइज करते हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है, एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, क्या मतलब है कि पोएट जो है एक क्लियर कॉल सुन रहे हैं। ये कॉल क्या मतलब है इसका, क्लियर कॉल का, यानी कि ये जो है कॉल ऐसी समझी जा सकती है दैट he is having a call towards his final journey. ठीक है, basically this call is basically a call for death. ठीक है, so वो सुन पा रहे हैं that there is a calling for me and I'll be dying soon, that the poet will be dying soon. ठीक है, तो इस लाइन का one clear call for me का मतलब यही है that the poet feels that he is going to die soon and may there be no moaning of the bar when I put out to sea. अब मैंने आपको बताया था कि पोएट जो है अपनी इस जर्नी को फ्रॉम लाइफ टू डेथ को एक सी जर्नी के थ्रू डिपिक्ट कर रहे हैं, सी जर्नी के थ्रू दिखा रहे हैं। तो जब वो बोल रहे हैं मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार, उसका मतलब है कि जब वो इस जर्नी पे जा रहे हैं फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ठीक है, या फिर जिसको अपनी लाइफ की जर्नी को जब वो सी की जर्नी से कंपेयर करें तो उनका मतलब यही है कि जब मैं जा रहा हूँ फ्रॉम लाइफ टू डेथ, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो वो विश करते हैं कि ये बहुत ही पीसफुल डेथ हो। ठीक है, जिसमें कि कोई सफरिंग ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो ही विशेस फॉर अ पीसफुल डिपार्चर और अ पीसफुल डेथ। ठीक है, सो द सी इज़ बेसिकली बिकमिंग अ सिंबल ऑफ डेथ हेयर एंड द जर्नी बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, तो जो जर्नी है क्रॉसिंग द बार की, ये वही तो जर्नी है गोइंग फ्रॉम लाइफ टू डेथ। ठीक है, क्रॉसिंग द बार यही सिम्बलाइज कर रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ। ठीक है, सो ही वॉन्ट्स अ पीसफुल डेथ, अ डेथ विच इज़ वेरी क्वाइट, which doesn't cause any suffering or difficulties. Now let's move on to the second stanza. I hope the first stanza is clear to you. Okay, now continuing with the second stanza. But such a tide as moving seems asleep,
too full for sound and foam. तो सेम आइडिया इज कंटिन्यूइंग दैट द स्पीकर विशेस फॉर हिज डेथ टू बी जेंटल एंड साइलेंट. स्पीकर जो है विश कर रहे हैं कि उनकी डेथ बहुत ही जेंटली, सॉफ्टली हो, पीसफुल हो, साइलेंटली हो, जैसे कि एक काम टाइड, काम वेव जो है, जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ, एक मिनट, जैसे कि एक काम टाइड आती है सी पर, जिसमें ज़्यादा फोर्स नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, बहुत ही पीसफुली आ रही होती है. एक पीसफुल जब एटमॉस्फेयर होता है सी पर, या फिर हम कभी किसी बीच पर जाते हैं तो उस पीसफुल, तो उस टाइम पे पीसफुल वेव्स आ रही होती हैं, जो सॉफ्ट वेव्स आ रही होती है, बिल्कुल उस जैसी डेथ चाहिए उन्हें. सो बहुत ही सॉफ्ट एंड पीसफुल एंड जेंटल डेथ ही इज़ टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दैट ही विशेस फॉर अ डेथ विच इज़ वेरी सॉफ्ट, जेंटल एंड पीसफुल, विच डजेंट कॉज एनी पेन और सफरिंग. ठीक है. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट लाइन्स. When that which drew from out the boundless deep turns again home. Now boundless deep literal meaning देखें तो सी है, ठीक है, बट यहाँ पे पोएट और स्पीकर, सो इन दो लाइन्स में पोएट जो है दो आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं. द स्पीकर जो है वो कंपेयर करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन लाइफ को बेसिकली वाटर से, ठीक है, जो कि वास्ट ओशन से आती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड इवेंचुअली रिटर्न टू इट. बेसिकली वाटर एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस बोथ आर कंपेयर टू द वास्ट ओशन, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दोनों ही लाइफ जो है ओशन से आई है. क्यों? क्योंकि ये एक विक्टोरियन पोएम है जहाँ पे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिकली आ जाती है, दैट जो स्पीशीज़ है वो ओशन से आई है. तो यहाँ पे ये आइडिया आपको दिखेगा कि पोएट और स्पीकर इज़ कंपेयरिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू वाटर. ठीक है, वाटर जो है वास्ट ओशन में एग्जिस्ट करता है एंड इवेंचुअली वापस ओशन के पास ही चला जाता है. एंड सेम आइडिया यू कैन अप्लाई ऑन टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है. सिमिलरली दूसरा आइडिया ये है कि जब सोल जो है वो अपनी अर्थली एग्जिस्टेंस छोड़ती है तो वो वापस अपने एटर्नल सोर्स के पास चली जाती हैं, यानी कि अपने क्रिएटर के पास चली जाती हैं. जहाँ से सोल आई है इट रिटर्न्स बैक टू द सेम प्लेस, यानी कि अगर सोल हेवन से आई है तो इट विल गो बैक टू द हेवन. सो इस काइंड का आइडिया जो है पोइट और द स्पीकर इज प्रेजेंटिंग इन दीज लाइन्स, दैट द सोल व्हेन द सोल लीव्स इट्स अर्थली एग्जिस्टेंस, और या फिर से व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी it eventually goes back to its eternal source, the source from where it originated, the source from where it came from. Okay, so I hope these two stanzas are clear. अभी तक पोएट ने जो है देखो सेटिंग बता दी है आपको. सेटिंग दो तरीके से, एक तो सेटिंग जो है सी है या फिर सी के पास, यू कैन सी नियर द सी. टाइम जो है सनसेट है, इवनिंग और टाइम ऑफ ट्वाइलाइट यू कैन से. ठीक है, जहाँ पे पोएट को ही इज़ एबल टू हेयर अ क्लियर कॉल फॉर हिज डेथ एंड पोएट फील्स और रिक्वेस्ट और बिलीव्स दैट ही विल हैव अ पीसफुल एंड सॉफ्ट डेथ. ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, एंड ही फील्स दैट हिज डेथ शुड बी सॉफ्ट एंड वेरी जेंटल, एंड ही ऑल्सो गिव्स दिस आइडिया ऑफ द सोल रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिन. बेसिकली जहाँ से सोल आई है वहीं वापस जाएगी. ठीक है, सो अगर सोल हेवन से आई है तो इट विल गो बैक टू हेवन लाइक दैट. ठीक है, सो सोल लीविंग इट्स अर्थली एग्जिस्टेंस एंड रिटर्निंग टू इट्स एटर्नल सोर्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजास. स्टेंजा 3, twilight and evening bell and after that the dark. So let's take these two lines first. In this stanza, see, again the setting or time is being told to you, like the time is of twilight and evening bell. The poet can hear evening bells. So in these lines, evening bell indicates or signifies poet's earthly life is drawing to close. Basically कि पोएट की जो अर्थली लाइफ है इज़ कमिंग टू एन एंड. इवनिंग बेल्स ये सिग्निफाई करती हैं कि डेथ इज़ नियर. ठीक है, दैट द स्पीकर्स डेथ इज़ नियर एंड आफ्टर डेथ द डार्क. ठीक है, एंड देखो
अब क्या लिखा है इस लाइन में कि ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल के बाद, बेसिकली ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल यहाँ पे ओल्ड एज भी हाईलाइट करते हैं। एंड आफ्टर दैट मतलब कि ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल के बाद द डार्क कम्स। द डार्क इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेथ की एंड कम्स, ठीक है। सो डार्कनेस दैट फॉलोज आफ्टर द ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल रिप्रेजेंट्स डेथ, कि ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल के बाद जो डार्कनेस आ रही है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है, डेथ को सिग्निफाई करती है, डेथ को, कि नाउ द पोएट इज़ ऑलमोस्ट in his old age and after that he will die. So darkness is symbolic of death, it signifies death. Coming to the next lines, and may there be no sadness of farewell when I embark. And the poet hopes that his departure or his death will not bring sadness or painful farewells, ठीक है। He hopes that people don't become, he hopes that people are not sad or mourning for his death, ठीक है। And the word embark, it continues the image of death as the beginning of a final voyage. So when I embark मतलब है when I start upon the journey, basically when I die and start on the afterlife, start for the afterlife, so people do not mourn or become sad for my death. This is the wish of the poet. Basically poet has written, that is signified in these lines, okay। Then इस स्टैंजा में आपको स्टैंजा 3 में 2-3 एलिमेंट्स नोटिस करने हैं कि देखो पोएट जो है वो डेथ को कितने कामली, कितने मतलब कि पीसफुली अप्रोच कर रहा है, कि ठीक है, और कितनी सॉफ्ट इमेजेस दे रखी हैं, ट्वाइलाइट, इवनिंग बेल, कोई भी आपको हार्श इमेजरी, हार्श वर्ड्स नहीं दिखेंगे पोम में। दूसरी चीज़ ये नोटिस करो कि ये जो चीज़ है डिपार्चर फ्रॉम लाइफ टू डेथ और ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ, उसको सी जर्नी का कंपैरिजन अभी भी चल रहा है। जब पोएट ने लिखी है लाइन व्हेन आई एम्बार्क, तो यू कैन सी कि हाँ एक जर्नी के जैसे वो डेथ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं जब इस जर्नी पे जाता हूँ लाइफ से डेथ की तरफ एंड देन आफ्टर लाइफ, सो ये एम्बार्क वर्ड जो है जर्नी सिग्निफाई कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कैसे एक सी जर्नी के थ्रू पोएट इज़ कंपेयरिंग डेथ, तो आपको ये सारी चीज़ें कोट करके आनी पड़ेंगी। दैट मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, तो ये एम्बार्क वर्ड जो है सिग्निफाई करता है जर्नी, ठीक है। जो सी वोयाज की बात करी थी हमने टाइटल में, वो यहाँ पे भी विजिबल है, ओके। फॉर दो फ्रॉम आउट आर born of time and place, the flood may bear me far, okay। I'm taking these all four lines together. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar, okay। Now for though from out are born of time and place, the flood may bear me far, तो basically जब पोएट बोल रहे द फ्लड में बेयर मी फार, फ्लड मतलब है यहाँ पे एक तो सी, ठीक है, सी की वेव्स मे टेक हिम फार फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, एंड दूसरा मीनिंग है द फ्लड में बेयर मी फार, फ्लड हेयर अगेन सिग्निफाइज डेथ, दैट डेथ विल टेक अवे और विल टेक द पोएट फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस मीन्स बेसिकली फ्रॉम दिस फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। एंड वेयर दीज वेव्स और डेथ विल टेक द पोएट टू द क्रिएटर, टू हिज क्रिएटर, ठीक है। व्हेन पोएट्स राइट आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, तो पायलट का यहाँ मतलब क्या है, पायलट इज़ द क्रिएटर, इज़ हिज क्रिएटर, ठीक है, क्रिएटर ऑफ द स्पीकर, क्रिएटर ऑफ द पोएट, सो बेसिकली गॉड। एंड नोटिस दैट पायलट, द P is in capital letters, so basically it refers to God, okay। So pilot here represent gods when I have crossed the bar. So here the poem comes in full circle. Cross the bar means cross from life to death, and then he will see afterlife and meet his creator, ठीक है। So when he says when I have crossed the bar, he compares his journey from life to death to crossing a sandbar, and when he will cross the bar he will be able to see his creator
meet the God. So here the poets or speakers believe in afterlife is visible. ठीक है. And for though from out born of time and place the flood में bear me far. So poet जब ये दो लाइन्स बोलता है, the flood में bear me far, he is very hopeful about his death because he doesn't think death is the end. He thinks after death there is afterlife, which is very beautiful. Why? Because he is going to meet his creator in the afterlife. So here the poem ends on a very positive note. The tone is very peaceful, mood is calm and relaxed. ठीक है. No frightening imagery, no harsh imagery is present. Every tone of the poem is soft, mood of the poem is soft, the settings even are very soft. When you see twilight, sunset, they are very soft and they signify the end, almost the approaching end of the life. Okay, तो थर्ड स्टैंजा में पोएट ने ये बोला था कि ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क. बेसिकली उन्होंने अपनी डेथ के बारे में बात की कि येस उनकी डेथ बहुत नियर है थर्ड स्टैंजा में, और उन्हें नहीं चाहिए कि कोई उनकी डेथ को मोर्न करे, ठीक है, या फिर सैड होए उनकी डेथ पर जब वो व्हेन ही लीव्स दिस अर्थली लाइफ. ठीक है. एंड ही फील्स दैट डेथ विल टेक हिम वेरी फार, बेसिकली यू कैन से टू हेवन, वेयर ही विल मीट गॉड when he has crossed this life. Okay, so moving on to the next slide. So central idea देख लेते हैं एक बार पोएम का. So poem expresses calm acceptance of death and faith in life beyond it. पोएम जो है वो दिखाती है और या फिर एक्सप्रेस करती है एक calm, एक peaceful acceptance of death and also it shows faith in afterlife. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, डेथ इज शोन एज अ नेचुरल ट्रांजिशन रेदर देन समथिंग टेरिफाइंग. सो डेथ इज शोन एज समथिंग पीसफुल, एज समथिंग नेचुरल, बजाय कि कुछ ऐसे पोर्ट्रे करने के साथ से कि डेथ जैसे कि बहुत डरावनी हो. ठीक है. सोल्स फाइनल जर्नी लीड्स फ्रॉम अर्ली एग्जिस्टेंस टूवर्ड्स एटर्निटी. सोल की जो जर्नी है इट विल लीड फ्रॉम अर्ली एग्जिस्टेंस. अर्ली एग्जिस्टेंस से मतलब the soul will go to eternity, that soul will keep on existing forever. And then acceptance, faith, hope and peace form the emotional core of the poem. acceptance है, faith है, hope है and peace शो किया गया है पोम में. ठीक है. सो रिमेंबर टेनिसन प्रेजेंट्स डेथ एज अ पीसफुल ट्रांजिशन, नॉट अ फ्राइटनिंग एंडिंग. दैट डेथ इज़ अ पीसफुल ट्रांजिशन टूवर्ड्स आफ्टर लाइफ, जहाँ पे वो अपने क्रिएटर से मिलेंगे एंड ही विल लाइक हिज सोल विल लिव इन एटर्निटी, हिज सोल विल बी एटर्नलाइज लाइक दैट. ठीक है. सो डेथ इन द पोम, द डेथ इज़ नॉट प्रेजेंटेड एज समथिंग टेरिफाइंग. ओके. So discussing, coming on the form and language of the poem. The poem is divided in 4 stanzas, each containing 4 lines. 4 lines वाले stanzas को हम quatrains बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट पर्सन नरेशन है पोएम में. रिच नेचुरल इमेजरी है क्योंकि बहुत सारी सनसेट, ट्वाइलाइट, सी, ये सब की इमेजरी काफ़ी रिच एंड विजुअल इमेजरी है. एंड काम एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज जो है रिफ्लेक्ट करती है पोइट का पीसफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ. सो काम एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज जो है सिग्निफाई करती है पोइट का पीसफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ. सो लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द पोम. टेनिसन इमेजिन्स डेथ एज अ क्वाइट सी वोयाज रादर देन अ फ्राइटनिंग एंड. सो टेनिसन जो है वो डेथ को इमेजिन करते हैं एज अ सी जर्नी, एज अ सी वोयाज, देन एज अ फ्राइटनिंग या फिर स्कैरी एंड. ठीक है. नेचुरल इमेजेस ट्रेस द ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम लाइफ टूवर्ड्स डेथ. नेचुरल या फिर नेचर इमेजरी जो है वो दिखाती है मूवमेंट फ्रॉम लाइफ टू डेथ. एंड द पोइट होप्स टू क्रॉस द बाउंड्री पीसफुली विदाउट फियर और सॉरो. एंड पोइट जो है वो होप करते हैं टू क्रॉस दिस बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टेंस, बाउंड्री ऑफ लाइफ, पीसफुली विदाउट एनी फियर और सॉरो. एंड द पोइट्स फाइनल होप, पोइट की जो फाइनल होप है, इज़ टू मीट द डिवाइन पायलट आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी. कौन सी जर्नी? सी जर्नी, बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ. एंड ही प्लान्स टू मीट और होप्स टू मीट द पायलट और गॉड आफ्टर डेथ. ठीक है. द पोम अल्टीमेटली प्रेजेंट्स मॉर्टैलिटी थ्रू फेथ, एक्सेप्टेंस एंड होप.
So poet accepts mortality peacefully through faith, acceptance, and hope. So 4 words to remember the poem, or key words for poem, are death, journey, faith, peace. And also you can add soft and peaceful death, and no mourning for his death. So question number 1, a quick quiz for you. What does the bar symbolize? A harbor, life, death, boundary, C, a storm. So of course the answer is B, the boundary between life and death. Who is the pilot? A, God, B, a sailor, C, Tennyson's friend. So pilot is of course the god, as I told you clearly. What mood dominates the poem? Anger, fear, peace, and acceptance. So of course this is very clear. The mood that dominates the poem is peace and acceptance. Which images suggest the end of life? A, sunset or twilight, B, sunrise, C, noon. So the poem clearly mentions the setting of sunset and twilight, and I have already told you that they signify the approaching end of life. So I hope the poem will be clear. If you are not able to answer these questions, go back to the poem and then come back here and try to answer these questions, because these are very basic questions. So thank you, and I hope the explanation was clear. If you have any doubts, please feel free to mention them in the comment section and I'll try my best to answer them. And thank you so much for watching.